कोरोना काल के बीच अब कुदरत भी आफत लेकर आई है। देश के कई राज्यों में बेहिसाब बारिश हो रही है। गुजरात और महाराष्ट्र को आने वाले कई दिनों तक सावधान रहने की चेतावनी दी गई है। मौसम के इस खतरनाक रूप के बीच सबसे ज्यादा परेशानी मुंबई को हो रही है, जहां लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं, नाले उफान पर हैं, समंदर लोगों को डरा रहा है। उस पर बीएमसी की तैयारियों की भी पोल खुल रही है। कोरोना काल में बदला कुदरत का रौद्र रूप। भयंकर बारिश, कहीं बाढ़ से हाहाकार। मुंबई में आफत की बारिश के बीच डरा रहा है अरब सागर। ये कुदरत के कहर की वो तस्वीरें हैं जिनसे हर कोई डरा और सहमा है। देश पर आफत के ये बादल कुछ ऐसे टूटे हैं कि तमाम राज्यों पर मुसीबत फट पड़ी है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे भारी बारिश और अरब सागर के डराने वाले शोर ने मुंबई को हलकान कर दिया है, एक बार फिर बेहाल कर दिया है। ये तस्वीरें किंग सर्कल इलाके की हैं, जहां सड़क किसी स्विमिंग पूल में तब्दील हो गई है। सड़क पर लगातार बढ़ रहा पानी दुकानों के भीतर घुस चुका है, जबकि बीएमसी के दावों की पोल इन तस्वीरों ने साफ तौर पर खोल दी है। मैं इस वक्त किंग सर्कल इलाके में मौजूद हूं और यहां की आपको तस्वीर दिखा देता हूं। पानी सिर्फ सड़कों पर नहीं भरा है, बल्कि अब दुकानों में भी भरने लगा है। जो आसपास की दुकानें हैं, किंग सर्कल जो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का इलाका है, ये रोड है, यहाँ पर जो है अब पानी देखिए, तमाम जो गाड़ियां गुजर रही है तो पानी जो है वो दुकानों में जा रहा है जाहिर तौर पर, और आगे रेसिडेंशियल इलाका है, पानी वहां तक पहुंच रहा है। लहरों के इस वेग के आगे कार और बाइक वाले भी बेबस हो गए। कहीं किसी गाड़ी को धक्का लगाना पड़ा तो कहीं किसी स्कूटर को सड़क पर बहते दरिया से निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा है। भारी बारिश ने इस इलाके को किसी खौफनाक दरिया में तब्दील कर दिया है। सड़क पर उमड़ा ये सैलाब इस कदर उफान पर है कि अंधेरी स्टेशन की पटरियां अब इसकी जद में आने से कुछ ही फीट दूर हैं। जिस नाले के जरिए बीएमसी पानी निकाले जाने का दावा करती थी, वही नाला बारिश की वजह से ओवरफ्लो हो चुका है। आलम यह हो गया है कि तमाम दुकानें बारिश की भेंट चढ़ गई हैं, जबकि अंधेरी और जोगेश्वरी की तरफ जाने वाला रास्ता पानी से लबालब हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूं अंधेरी सबवे पर, जहां पर जो सबवे है वो नदी में तब्दील हो चुका है और आसपास के इलाके भी उससे अछूते नहीं हैं। पहले आप तस्वीर दिखाता हूं, ये अंधेरी सबवे है और ये अंधेरी ईस्ट और वेस्ट जाने का जो है ये रास्ता है, मुख्य रास्ता है ये। यहाँ से तमाम जो लोग हैं वो वेस्ट की तरफ जाते हैं। हिंद माता इलाका भी हमेशा की तरह बारिश से बेहाल है। रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश ने लोगों की आवाजाही पर ब्रेक लगा दिया। हालांकि बीएमसी की तरफ से पानी की निकासी का भी बंदोबस्त किया गया, लेकिन कुदरत के आगे तकनीक भी बेबस हो गई। हर साल की तरह इस साल भी जरा सी बारिश में हिंद माता में सड़कों पर पानी जो है वो आ चुका है। लोगों को आवागमन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश लोगों के लिए चुनौती का सबब बन गई। मरोल इलाके में इस कदर पानी भर गया कि सड़क पर चलने वाली सवारियों को सैलाब को चीर कर आगे बढ़ना पड़ा। पुलिस स्टेशन को भी अपने आगोश में ले लिया। कुदरत की इस चुनौती ने कानून के रखवालों को ऐसी मुसीबत में डाल दिया कि न तो कोई अपनी फरियाद लेकर आ पा रहा है और न ही पुलिस वाले अपनी गाड़ियों से थाने तक पहुंच पा रहे हैं। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, पूरा ये रोड का हिस्सा है, वो बिल्कुल जो है भर गया है। और देखिए सामने जो पुलिस वाला है, जो सामने आपको दिख रहा है, वो पैदल आना पड़ रहा है। गाड़ी सामने खड़ी कर दी गई है और सामने खड़ी करने का, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी लाएंगे तो बंद पड़ने का खतरा हो जाएगा और गाड़ी बीच में बंद पड़ जाएगी पानी की वजह से। उसी वजह से जो पुलिस वाले पुलिस स्टेशन आ रहे हैं, वो पानी में घुस के उनको जाना पड़ रहा है पैदल ही, क्योंकि मजबूरी वही है, क्योंकि पूरे हिस्से में पानी भर गया है। इसमें भी खुलती दिखाई दी। यहाँ भीषण
के गायब होने की खबर है। उधर मौसम विभाग ने गुजरात में भारी बारिश और सैलाब के खतरे की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की माने तो अरब सागर में बनने वाला डिप्रेशन सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में तांडव मचा सकता है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग का आकलन बताता है कि 8 जुलाई तक गुजरात पर भारी खतरा मंडरा रहा है। वापी, वलसाड़, नवसारी, सूरत, तापी और डांग में जबरदस्त बारिश की चेतावनी है। जाहिर है, कोरोना काल में कुदरत की ये चुनौतियां इंसान को और बेबस बना। विकास दुबे कहां है, इसका पता लगाने के लिए यूपी पुलिस जमीन आसमान किए हुए है। 1 लाख रुपए के इस इनामी गैंगस्टर का पता लगाने के लिए यूपी एसटीएफ ने 150 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी शुरू की है। पिछले 48 घंटों के दौरान पुलिस को कई ऐसे सुराग मिले जो अंधेरे में भटक रही कानपुर पुलिस को रोशनी दिखा सकते हैं, लेकिन इनमें से ही कुछ सुराग ऐसे भी हैं जो पुलिस को मुश्किल में भी डाल सकते हैं। रहस्य के अंधेरे में गुम है कॉप किलर। हमारे ऊपर कम से कम 20 फायर जो हैं वो अचानक आ गए और उसी पहले राउंड में हम 3 लोगों को जो है गोली लग चुकी थी। नेपाल की सरहद से लेकर बीहड़ों तक खाक छानती पुलिस। कोई भी बच के नहीं जाएगा जाते हैं और जो है पुलिस को चैलेंज किया गया है। हम इस चुनौती को स्वीकार करते हुए 40 थानों की पुलिस, एसटीएफ ने एक किया जमीन आसमान। 40 थानों की फोर्स इस काम में लगी हुई है। यहाँ की एसटीएफ लखनऊ की टीम भी यहाँ पर आकर के अपना काम कर रही है। 3 दिन बाद भी नहीं मिला धोखेबाज हत्यारा। जितने भी पुलिसकर्मी चौबेपुर थाना क्षेत्र के हैं सभी हमारे जांच के दायरे में हैं और यदि इस तरह के सबूत मिलते हैं कि थाना स्तर से कोई मुखबिरी हुई है, हमारा कोई कर्मचारी इस घटना को करवाने में सम्मिलित है या विकास दुबे की मदद करने में सम्मिलित रहा है, तो उस कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा लिखे उसको जेल भेजा जाएगा, उसको मर्डर का मुलजिम माना जाएगा। नाकाम पुलिस, बेलगाम अपराध। कानपुर जनपद के 40 थानों की फोर्स और सभी अधिकारी लगातार तब से कॉम्बिंग कर रहे हैं, सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं। जमीन से 8 शहीदों का खून सूख गया, लेकिन उसे बहाने वाला आज भी आजाद है। शहीदों की माताओं, बीवियों और बच्चों की सिसकियां सुनकर हर आंख नम हो गई, लेकिन उनका गुनहगार आज भी आजादी की सांस ले रहा है। विकास दुबे। वो नाम जो आज सड़क से लेकर सत्ता तक, आम इंसान से लेकर पुलिस तक सबकी आंखों का कांटा बन गया है, लेकिन अभी तक उसे पकड़ पाना तो दूर, पुलिस उसकी जर्रा बराबर भी जानकारी नहीं जुटा पाई है। लेकिन उसकी तलाश में परत दर परत वो राज खुल रहे हैं जो सबके होश उड़ा रहे हैं। वो राज जिनमें विकास जैसे खूंखार अपराधी की जड़ें पुलिस महकमे में फैले होने से लेकर राजनीतिक गलियारों में उसकी हनक और पकड़ का सबूत है। विकास दुबे को लेकर पुलिस की बेचैनी का आलम यह है कि उत्तर प्रदेश का शायद ही कोई जिला और थाना बचा हो जहां उसकी तस्वीर और उसके कारनामों की फहरिस्त न पहुंची हो। बहुत ही दुर्दांत अपराधी हैं और इनके द्वारा पूर्व में जो घटनाएं की गई हैं वो भी बहुत ही दुस्साहसिक घटनाएं पूर्व में की गई हैं। जैसे इनके गैंग का जो एक अपराधी परसों पुलिस मिलिट्री में अतुल दुबे मारा गया, इसने और विकास दुबे ने थाने में घुस करके उस समय के तत्कालीन मंत्री उनकी थाने के अंदर घुस कर के हत्या कर दी थी।
कानपुर पुलिस ने विकास दुबे का पता लगाने के लिए 30,000 गज में फैले उसके आलीशान मकान को जरूर मटिया मेट कर डाला। विकास दुबे के घर में पुलिस की रेड पड़ी तो उसी दौरान छतों से फायरिंग होने लगी। वहीं दूसरी तरफ जो उसका घर है, उस घर को मैं दिखाना चाहूँगा क्योंकि इसी घर को बंकर बनाया गया था जहां पर भारी मात्रा में असला और गोला बारूद बम बरामद किए गए हैं। सबसे अहम जानकारी ये है कि जो बम उसके पास से मिले हैं लगभग आधा दर्जन के आसपास बम हैं और इन्हीं बंकर नुमा जो ये घर बनाया गया है, इन्हीं की दीवारों के बीच में वो उन सभी असलों और गोला बारूद को छिपा कर रखता था ताकि कभी भी अगर उस पर इस तरह का कोई हमला हो तो वो उनका इस्तेमाल हो सके। यूपी पुलिस ने अपने हर मुखबिर को काम पर लगा दिया है और विकास दुबे को कानून के शिकंजे में लाने के लिए एसटीएफ ने पूरे 150 से ज्यादा ठिकानों को अपने निशाने पर ले लिया है जहां भी विकास के होने का जरा भी शक है। पूरे 48 घंटे की मेहनत के बाद पुलिस को कुछ सुराग मिले हैं जो उसे रास्ता दिखा सकते हैं। सुराग नंबर 1, लावारिस कार। सुरागों की फहरिस्त में सबसे ऊपर है ये कार जो पुलिस को औरैया के पास दिबियापुर में लावारिस हालत में खड़ी मिली। दिबियापुर में सदर कोतवाली के एलजी गार्डन गेस्ट हाउस के पास लखनऊ नंबर वाली फोर्ड की इको स्पोर्ट कार किसी अमित दुबे के नाम से रजिस्टर्ड है, मगर शक है कि विकास दुबे 3 जुलाई को इसी कार से फरार हुआ। लेकिन जिस जगह ये कार मिली उसने पुलिस को और भी ज्यादा गहरे अंधेरे में ले जाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि अब शक जताया जा रहा है कि विकास दुबे कहीं औरैया के रास्ते बीहड़ तो नहीं चला गया, क्योंकि औरैया में विकास दुबे के आते रहने का पता पुलिस को पहले ही लग चुका है। मुमकिन है बीहड़ में उसने अपने लिए कोई पनाह तलाश ली हो। सुराग नंबर 2, विकास का नौकर। दया शंकर अग्निहोत्री, यह नाम पुलिस को बहुत राहत दे रहा है। दया शंकर फरार विकास दुबे का बेहद खास वफादार है, लेकिन इस वक्त पुलिस के शिकंजे में है। कितने बदमाश हैं उसके पास? फोन करके बुलाया था उसने? हाँ। अच्छा, उसको जानकारी कैसे हुई कि पुलिस आने वाली है उसके पास? उसके पास फोन आया था। किसका? थाने से। सुराग नंबर 3, विकास दुबे के मुखबिर पुलिस वाले। विकास की कॉल डिटेल ने भी 24 पुलिस वालों के नाम उजागर कर दिए और इस सिलसिले में पुलिस ने एसओ विनय तिवारी को सस्पेंड भी कर दिया। उसी कड़ी में पुलिस ने चौबेपुर थाने के एक कांस्टेबल को भी इस वक्त सवालों के घेरे में लिया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि उस रात इलाके की बिजली काटने के बारे में बिजली विभाग को जो फोन किया गया था वो उसी कांस्टेबल ने किया था जिसने फोन नंबर 8887569297 से फोन किया था। नंबर ये है 8887569297। अच्छा, ये नंबर है। और इस पर जो जानकारी दी गई थी उसके बाद, क्योंकि रात को लगभग कितने बजे तक ये बिजली सप्लाई बाधित की गई थी? ये मुझे जानकारी नहीं है, ये मुझे पता नहीं इसके बारे में। मैंने सिर्फ वहाँ से जो आदेश हुआ कि भिकरू गांव में हादसा हो गया, तार टूट गया है, आप वहाँ जाकर के सूचना वहाँ सूचना कर दो। सुराग नंबर 4, जायदाद के दस्तावेज। यहां पुलिस की टीम उस मकान को जमींदोज करने में लगी है जहां से विकास दुबे अपनी जुर्म की हुकूमत चलाया करता था। खबर मिली थी कि इस मकान में खुफिया तहखाना है। इस पूरी कवायद के बाद पुलिस के हाथ मकान के भीतर से कुछ हथियार तो लगे ही, साथ ही कुछ जमीनों के दस्तावेज भी हासिल हुए और यहीं से पुलिस को उन 150 ठिकानों का भी पता मिला है जहां इस वक्त एसटीएफ छापामारी कर रही है। मुमकिन है कि पुलिस की ये कवायद उसे कामयाबी का सिला दे दे। चौबेपुर के कुख्यात अपराधी विकास दुबे की तलाश लगातार हो रही है। पुलिस को उसके बारे में कुछ अहम सुराग मिले हैं, लेकिन उस रात आखिर पुलिस की चूक क्या थी?
जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। न्यूज 18 को उस रात की कहानी बताई एनकाउंटर में घायल हुए एसओ बिठूर कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने। चौबेपुर के बिकरू में दर्दनाक घटना हुई, जिसके बाद कई पुलिसकर्मी शहीद हुए और कईयों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस वक्त में जिस अस्पताल में आप वार्ड्स में देख सकें, तमाम जांबाज, तमाम जो कांस्टेबल्स हैं या सब इंस्पेक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, यहाँ मौजूद हैं और कई लोग एडमिट भी हैं। इसके जो न्यूज़ 18 की टीम पहले ऐसे जांबाज के पास आके खड़ी है, जिनसे जानना चाहिए वास्तविक सर उस रात वास्तविकता हुआ क्या सर? वास्तविकता ये हुई कि हम लोगों को जो है बुलाया गया था, फ़ोन करके बुलाया गया था कि ऐसा है, एक दबिश है तो वहाँ चलना है। चूँकि पड़ोसी थाना होने के नाते अक्सर हम लोग एक दूसरे की मदद भी करते रहते हैं, तो उसी के तहत जो है हम लोग जो है यहाँ से अपने यहाँ से करीबन 12:30 बजे जो है वो निकल लिए थे जहाँ पे दबिश देनी थी। तो हम लोगों को जो है एसओ चौबेपुर जो है वो हमको बेला क्रॉसिंग पे मिले थे, वहाँ से हम लोग भी उनके खेमे में शामिल हो गए थे। और हम लोग जब पहुँच गए हैं वहाँ पे तो गाड़ियाँ हम लोगों ने तकरीबन 200-250 मीटर पहले ही खड़ी कर दी थी और उसके बाद सारे लोग जो हैं यूनाइट होकर गए थे। इसमें एसओ शिवराजपुर साहब भी थे और सीओ बिल्लौर साहब भी थे, बाकी का हमारा फोर्स था, चौबेपुर का भी फोर्स था। हम लोग यूँ ही गए हैं तो जाने के बाद में पैदल जा रहे तो रास्ते में हम लोगों ने एक जो है जेसीबी खड़ी हुई देखी थी और जेसीबी को कुछ इस तरीके से खड़ा किया था उन लोगों ने कि वहाँ से पैदल कोई ना, मतलब गाड़ियों से ना निकल पाए, बल्कि एक एक करके निकल पाए। और यूँ ही हम जेसीबी को क्रॉस किए हैं, उसी समय क्या है ना, अचानक हम लोगों के ऊपर विदिन 1 मिनट हमारे ऊपर कम से कम 20 फायर जो है वो अचानक आ गए। और उसी पहले ही राउंड में हम 3 लोगों को जो है हम गोली लग चुकी थी। बाकी लोग जैसे फायर हुआ तो वैसे ही सब लोग तितर बितर हो गए थे। तो उसमें जिसको जहाँ जगह मिली वहाँ पे वो छिपने का प्रयास किया। बाद में चूंकि हमारे साथ में जो 2 कांस्टेबल जो थे वो मेरे साथ में ही थे बिल्कुल, तो उसमें से एक कांस्टेबल को गोली लग गई थी, अजय सेंगर को। तो अजय सेंगर ने मुझे बताया कि सर मुझे गोली लग गई है और मुझे पेट में गोली लगी है। तो उसकी गोली को जो है मुझे समझ में आया कि उसकी गोली जो है सीरियस है, तो उसको बचाने के लिए, उसको ट्रीटमेंट अवेलेबल कराने के लिए हम लोग जो है साइड से थोड़ा सा एक ट्रॉली पड़ी थी वहाँ, और ट्रॉली की आड़ को लेते हुए कवर फायर देते हुए निकले और निकलने के बाद में फिर किसी तरह से जो है हम लोग उसको बचाते हुए फिर निकल के आ पाए। सर क्या आप लोगों की तरफ से फायरिंग हुई कि आप लोग फिर गए थे? हमारी तरफ से, मेरे द्वारा तो फायर किया गया, मैंने अपनी पिस्टल से जो है 4-5 राउंड फायर किया था वहाँ से निकलने के लिए, लेकिन और नहीं बता सकता हूँ कि और फायर हुआ था कि नहीं हुआ था, क्योंकि आवाज़ एक एकाएक जो है आवाज़ कई सारे फायरों की थी, तो उसमें डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल था कि किसका फायर हुआ है, किसका फायर नहीं हुआ है। सर आपको किसकी गोली लगी और सीओ साहब कैसे एक्सपायर किए? ये तो मैं नहीं बता सकता कि मुझे किसकी गोली लगी है, क्योंकि गोलियां अंधाधुंध गोलियां चल रही थी, तो ये नहीं पता किसकी गोली लगी है। और हमारे 3 जगह पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 जगह पे जो है हमें गोली लगी थी। तो सीओ साहब कैसे? सीओ साहब का जो है, चूंकि सीओ साहब सब लोग छितर बितर हो गए थे, उस समय ये नहीं देख पाए कि कौन कहाँ पे छिपा हुआ है या कौन कहाँ पे आड़ लिए है। तो बाद में संभवतः है, चूंकि जहाँ पे वो जेसीबी खड़ी हुई थी, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया में जो वीडियो वगैरह वायरल हुए हैं उसमें देखा है, तो जहाँ पे वो छिपे हुए थे वो उस घर के जस्ट ऊपर से भी फायरिंग हो रही थी। सर चारों तरफ से फायरिंग हो रही थी कि सिर्फ एक घर से, विकास दुबे घर से? मैं 3 डायरेक्शन तो मुझे खुद ही पता है, 3 डायरेक्शन से फायरिंग श्योर हो रहा था, एक डायरेक्शन का नहीं पता, लेकिन 3 डायरेक्शन से फायरिंग हो रही थी। तो सर क्या लगा, तैयारियां पूरी थी कि फुल पूरी तरह से? बॉडी प्रोटेक्टर नहीं पहना था? नहीं, हमारी तरफ से ऐसा है, चूंकि हम लोग बिल्कुल भी इस तरह से नहीं गए थे कि इस तरह की कोई भी इंसिडेंस हो सकता है, और लेकिन उन लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर था, उनको पूरी तरह से पता था कि कहाँ कहाँ पे हम लोगों को रहना है, वो लोग पहले से थे और उनको कुछ भी ब्रीफ करने की जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी सब ब्रीफ थे कि जैसे ही जेसीबी क्रॉस करेंगे और इन सब लोगों को जो है मार देना है, फायर करके मार देना। सर कुछ ईंट पत्थर भी चले और अंधेरा था वहाँ, लाइट बंद कर दी? अंधेरा था, लेकिन अंधेरा उन लोगों के लिए अंधेरा नहीं था, हम लोगों के लिए अंधेरा था, क्योंकि उन लोगों ने जिस तरह से लाइट को लगाया हुआ था या लाइट का जो फोकस था वो हम लोगों को पड़ रहा था, लेकिन हम लोग उन्हें नहीं देख सकते थे। सर क्या ऑटोमेटिक वेपन से भी फायरिंग हो रही थी? ऑटोमेटिक, कुछ सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी लग रहे थे, क्योंकि जिस तरह से अचानक फायर मतलब हो रहा था, अगर वैसे कोई होता सिंगल शॉट वाला होता तो उसमें जो है उसमें ये दिखाई देता कि थोड़ा टाइम लगता गैपिंग, लेकिन जिस तरह से एकाएक फायरिंग हुई तो उससे लग रहा था कि उनके पास कुछ सेमी ऑटोमेटिक भी वेपन्स हो सकते हैं। सर एक आखिरी चीज, निश्चित तौर पर आपने फेस तमाम चीजें की, आप उसके प्रत्यक्षदर्शी भी हो, क्या बहुत लोग थे छतों पर कि अंदाज लगा सकते कितने लोगों ने? तकरीबन जो है कम से कम 15 से 20 लोग तो रहे होंगे, जो कि 3 जगह से तो डायरेक्शन जो फायरिंग का था, तो कम से कम 4-5 लोग भी रहे होंगे, तब भी 15-20 लोग तो हो ही जा रहे हैं।